मैं इस बार फिर एक खास मुद्दे के साथ आपके सामने हूं और इस बार का मुद्दा केवल उत्तराखंड से जुड़ा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। नेपाल, चीन और भारत के बीच में जो त्रिकोणीय संघर्ष की जो स्थिति पैदा हो गई है, उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। कैसे चीन नाराज हुआ, चीन को किस वजह से नाराजगी है, नेपाल उसके उकसावे में क्यों आया और ये तमाम चीज़ें एक हमारे मित्र देश को जो हमसे दूर ले गई वो उसकी क्या वजह रही, और तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिस वजह से आज भारत की चाइना और नेपाल की सीमा पर एक तनाव पैदा हो गया है। भारत नेपाल के बीच काला पानी और अन्य स्थानों को लेकर जो विवाद है, उसके पीछे चीन है। ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चीन नहीं चाहता कि नेपाल और भारत के बीच जो मित्रता कई दशकों से चली आ रही है, वो बरकरार रहे। रही सही कसर नेपाल की वामपंथी सरकार पूरी कर रही है। चीन की शह पर ही नेपाल ने भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेत उत्तराखंड के बड़े हिस्से को अपने मानचित्र में शामिल करते हुए अपनी संसद से पास भी करा लिया है। साथ ही धारचूला से शुरू हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर अपने हिस्से में काली नदी के तट पर आर्मी कैंप, हेलीपैड तैयार करने के साथ ही तमाम वो तैयारियां कर रहा है जो एक देश सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से करता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नेपाल के साथ तो हमारी रोटी बेटी के रिश्ते, हमारे संस्कार के, तीर्थ के, उनके तीर्थ स्थान हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के लोगों की तीर्थ स्थान नेपाल के अंदर हैं। तो ऐसे दोनों देशों के अंदर सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और पारिवारिक रिश्तों के रूप में भी हमारे आपस में हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रहे। नेपाल को गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को नेपाल अपना सुधार करेगा। दोनों देशों के अधिकारी, कर्मचारी, पॉलिटिकल पर्सन बैठेंगे और उस जो उनके अंदर गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को दूर करेंगे। भारत से सटा नेपाल बॉर्डर भी चीन बॉर्डर की तरह ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा है। जिस बॉर्डर की हम सामान्य रूप से बात करते हैं, वो प्राकृतिक खतरों के साथ ही बहुत कठिनाई भरा रास्ता है। धारचूला से जैसे ही काला पानी, लिपुलेख, नाफीडांग, कुटी, गुंजी, छियालेख, बुद्धि के लिए रवाना होते हैं तो ये मार्ग हर कदम पर आपकी परीक्षा लेता है। एक तरफ गगनचुंबी हिमालय पहाड़ और उनसे गिरती चट्टानें, तो दूसरी तरफ महाकाली नदी का विकराल रूप और पानी के शोर की वजह से धड़कनें थम जाती हैं। काला पानी के लिए बन रहा ये मार्ग अभी निर्माणाधीन है और इसलिए खतरा और बढ़ जाता है। धारचूला से 90 किलोमीटर के इस मार्ग में दर्जनों स्थान ऐसे आते हैं जब यात्री की आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे जाती है। एबीपी गंगा की टीम अपने यात्रा पड़ाव में कई बार ऐसे खतरों से रूबरू हुई और वापस लौटने की बात मन में आने लगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को भारत नेपाल बॉर्डर के उन हालात को हर हालत में दिखाना चाहते थे जो चीन ने पैदा कर दिए। लेकिन जब इस मार्ग पर जगह जगह भारतीय सेना, सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी और सेंट्रल मिलिट्री पुलिस के जवानों को कठिन परिस्थितियों में बगैर किसी शिकन के पूरे जज्बे के साथ अपना फर्ज निभाते देखा, तो फिर एबीपी गंगा की टीम ने भी ये फैसला किया कि वो हर हाल में अपने दर्शकों को वहां की हकीकत दिखाएंगे। और हम चल पड़े हिमालय की ओर, क्योंकि चीन के इशारे पर नेपाल जिस ओछी हरकत पर उतर आया है, वो दर्शकों को दिखाना जरूरी था। नेपाल कैसे आर्मी कैंप स्थापित कर रहा है और कैसे भारत की सीमा पर नए कैंप बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की लगभग 367 किलोमीटर लंबी सरहद चीन और नेपाल से लगी है। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले शामिल हैं। लेकिन चमोली जिले में बाड़ाहोती ऐसी जगह है जहां पर चीन की हरकत हमेशा सुर्खियां बनती है। चमोली जिले में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला बाड़ाहोती बुग्याल का कुछ हिस्सा ढलान तो कुछ हिस्सा समतल जैसा है। 1960 से पहले भारत और तिब्बत की यह व्यापार मंडी हुआ करती थी।
दोनों देशों के व्यापारी अपना सामान यहाँ पर लाते और आपस में उनका लेन देन करते थे। उस समय भारत के व्यापारी थोलिंग मठ भी जाते थे और उस समय दोनों देशों में बड़ा होते क्षेत्र को लेकर कोई तनाव नहीं था। 1960 में तिब्बत पर जब चीन का आधिपत्य हुआ, इसके बाद दोनों देशों का व्यापार इस क्षेत्र में बंद हो गया। दरअसल चीन को भारत की तरफ से सीमा पर सड़क समेत सामरिक महत्व के निर्माण से परेशानी हो रही है। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना में उत्तराखंड राज्य की 5 सड़कों को शामिल किया गया। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। वैसे तो ये मार्ग पूरी तरह से नेपाल से जुड़ी भारत की सरहद पर है, लेकिन चीन सीधे सामने ना आकर नेपाल को आगे कर रहा है, तो धारचूला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का समय तो कम हो ही जाएगा। इसके अलावा ये रास्ता काला पानी होते हुए लिपुलेख तक भी जाता है, जहां भारत नेपाल चीन की सरहद का ट्रांस जंक्शन है। नेपाल को यहां ये चिंता सता रही है कि यदि ये सड़क पूरी होती है तो भारत सामरिक रूप से उसे चुनौती दे सकता है। इसलिए चीन नेपाल को भड़काने का काम कर रहा है। सरहद की रक्षा के मामले में यदि हम चीन से कहीं कमतर अपने आप को पाते हैं तो वो बॉर्डर के आसपास के एरिया का विकास नहीं होना है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो तभी उसके अवस्थापना के काम उसकी सरहदों तक काफ़ी हद तक पूरे हो गए थे। अब 1962 से अब तक का जो समय आया उसमें पिछले 15-20 सालों में भारत सरकार ने जो बॉर्डर की जो हिफाजत थी, बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, उनको प्रायोरिटी पर लेना शुरू किया। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है और ये धारचूला से काला पानी तक, लिपू लेक तक जाता है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले मई माह में इस रूट से गाड़ी पहली बार बूदी और छिया लेक गई। ये गाड़ी का मार्ग ही नहीं था। 3 महीने पहले ये शुरू हुआ और ये सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण मार्ग है कि नेपाल और चाइना दोनों को सरहद पर थोड़ा मुकाबिल होने के लिए हमें इस मार्ग की बेहद आवश्यकता है। लेकिन इसका निर्माण अब हुआ और तब हुआ जब बहुत चारों तरफ से एक प्रेशर पड़ा कि सरहद की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी हो गया है। धारचूला से बूदी तक ये मार्ग थोड़ा बना है, थोड़ा नहीं बना है, लेकिन छिया लेक के ऊपर काला पानी तक ये मार्ग पूरा बन गया है। लेकिन जो मेन इसको पुथरागढ़ से जोड़ता है, जो धारचूला से होकर जाता है, ये यही मार्ग है और इसके पूरा होने को लेकर ही, इसके बनने को लेकर ही चीन को बड़ी दिक्कत हो रही है। और चीन की असली पीड़ा की वजह यही वो मार्ग है जो काला पानी, लिपू लेक तक यानी चाइना और नेपाल बॉर्डर तक भारत को जोड़ता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी आज तक पहाड़ के दुर्गम पगडंडियों से होकर गुजरती रही। जिस दिन ये मार्ग बनकर पूरा हो जाएगा, जो यात्रा 1 सप्ताह में पूरा होती थी वो 2 दिन में पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए चीन की समस्या यही है कि ये मार्ग भारत ने अपने सरहद को जोड़ने के लिए बनाना शुरू कर दिया है। इस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है और पिछली सरकार में तो तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हेलीकॉप्टर से यहाँ पर छिया लेक उतरी और उन्होंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। हमने कश्मीर में तो अपनी सरहदों के आसपास विकास, सड़क, ब्रिज और तमाम जो दूसरे साधन हो सकते थे उन पर फोकस किया, लेकिन शायद इस तरफ इसीलिए नहीं किया होगा क्योंकि इस तरफ मैक्सिमम सीमा हमारी नेपाल से मिलती है। लेकिन आज की तारीख में चीन के बल पर नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है। इसीलिए इस मार्ग का पूरा होना बहुत जरूरी है। भारत के जिस हाईवे के निर्माण को लेकर चीन की शय पर नेपाल उछल कूद मचा रहा है, उसके पृष्ठभूमि में भी गोरखों के उत्तराखंड में बड़े हमले छिपे हैं। जब ब्रिटिश आर्मी की मदद से इनको भगाया गया था, उस समय भी टिहरी और अस्कोट समेत सभी राजाओं ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को गढ़वाल से भगाया था। 1814-15 में गोरखा और ब्रिटिश आर्मी के बीच जब लड़ाई हुई तो गोरखा हार गए और इसी साल संधि का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें 1815-16 में सुगौली संधि का नाम दिया गया, जिसमें अस्कोट रियासत की 200 वर्ग मील भूमि नेपाल को दी गई क्योंकि वो काली नदी के पार थी और सुगौली संधि में महाकाली नदी के उस पार नेपाल और इस तरफ भारत दिखाया गया।
और महाकाली नदी को बॉर्डर मान लिया गया। तो ओल्ड सर्वे जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो लिम्पियाधुरा वाला जो स्ट्रीम था वो उसको काली नदी का उद्गम माना गया। लेकिन 1857 में फिर 1879 में ये दोबारा इसका रीअलाइनमेंट हुआ और फाइनली पंखा गाड़ जो बिल्कुल काला पानी के नीचे है वो काली नदी वो माना गया, काली नदी का उद्गम, और काला पानी बाहर हो गया और काला पानी इंडिया में आ गया। तब से और 79 में जो एक तय हुआ, रीअलाइनमेंट तय हुआ, इसको नेपाल ने भी स्वीकार किया था। तब से हमारी वही बाउंड्री है। तो ये आपस में वार्तालाप होते होते 1816 में जाके साइन हुई और 1816 में अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छी रकम दे करके महेंद्रपाल जी को उनकी रियासत को जितना इलाका बचा था वो 200 वर्ग मील का जो इलाका नेपाल के काली नदी के पूर्व का जो इलाका है वो उन्होंने नेपाल को दे दिया। अस्कोट की रियासत का 600 वर्ग मील ही रह गया था, जबकि 800 वर्ग मील की पहली रियासत थी। तो मतलब 200 वर्ग मील जो है वो नेपाल को अस्कोट ने प्रदान किया है। तो नदी सबसे बढ़िया मतलब एक जरिया था जिसको आप मान सकते थे कि ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। दरअसल जिस काली नदी को सरहद बनाया गया उसे लेकर विवाद नहीं है, विवाद उसके 3 उद्गम स्थलों से उपजा है। काली नदी जो मैदानी इलाकों में आकर शारदा के नाम से जानी जाती है, इसके 3 उद्गम स्थल हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। तीनों स्थानों से जो जलधाराएं निकली, इन तीनों का संगम काला पानी में काली माता मंदिर के पास होता है। नेपाल का दावा यह है कि लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी और लिपुलेख के साथ ही वहां गुंजी समेत तमाम गांव उसके हिस्से में, जबकि सुगौली संधि में ऐसा नहीं है। नेपाल और भारत के बीच सरहद को लेकर उपजा नया विवाद क्या है, इसकी बुनियाद में क्या है, इसकी तह में क्या है और इसके पीछे कौन है, मैं इसको आपको समझाता हूं। और मैं इस समय महाकाली नदी पर हूं। तो महाकाली नदी को सुगौली संधि के अनुसार नेपाल और भारत की सरहद मान लिया गया था। ये संधि अंग्रेजों की मध्यस्थता से हुई थी, जिसमें उत्तराखंड की रियासतें थी, उनकी सेना थी और गोरखा सेना थी नेपाल की। तो उस समय ये माना गया है, सुगौली संधि का ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर इसको लागू किया गया और इसमें माना गया कि महाकाली नदी जो है नेपाल और भारत की सीमा हो। लेकिन विवाद तब उत्पन्न हुआ क्योंकि महाकाली नदी के जल स्रोत 3 हैं, एक लिम्पियाधुरा से आता है, एक लिपुलेख से आता है, खुद काला पानी से आता है। काला पानी में काली माँ का एक मंदिर है और उस मंदिर के नीचे से निकलकर जब नदी आगे बढ़ती है तो वहाँ से उसका नाम महाकाली नदी हो जाता है। काला पानी से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो लिपुलेख है, लेकिन जब कुटी घाटी की तरफ चलेंगे तो लिम्पियाधुरा है और लिम्पियाधुरा चाइना की सरहद के आसपास है। तो लिम्पियाधुरा का जो जल स्रोत है वो भारत में सबसे ज़्यादा भीतर की तरफ है। नेपाल का अब ये मानना है, नेपाल की अब ये नई चाल है कि जो सबसे भीतर वाला स्रोत है महाकाली नदी का को वहाँ से माना जाएगा और जो काला पानी और लिम्पियाधुरा के स्रोत हैं वो नेपाल सीमा में होंगे। तो लिम्पियाधुरा से अगर सरहद को मान लिया जाता है तो नेपाल का ये भी कहना है कि गुंजी, कुटी और तमाम जो वहाँ गांव हैं वो भी नेपाल के हिस्से में होंगे, नेपाल के राजनीतिक मानचित्र पर दर्शाए जाएंगे और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से उसको दर्शा भी दिया है। अब बात विवाद की आती है, चूंकि काला पानी में भारतीय आर्मी वर्षों से तैनात है और वो अपने देश की सरहद की हिफाजत कर रही है। लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख ये सब भौतिक तौर पर भारत के कब्जे में है। नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट से नक्शा तो पास किया, लेकिन वो केवल चीन की सह पर वो नक्शा पास किया गया। चीन ने उसे उकसाया, चूंकि चीन उधर लद्दाख में भारत से जूझ रहा था और चीन ने भारत के साथ लद्दाख में जो विश्वासघात किया वो पूरी दुनिया के सामने है। अब चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है तो इसमें 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में थे और वहाँ मॉस्को की रूस की सरकार के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। अब ये भी माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह की रसिया के साथ मीटिंग होने से कुछ एक कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भारत एडवांस स्टेज में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि चीन को सबसे ज़्यादा पीड़ा कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के कंप्लीट होने से है, वो नहीं चाहता भारत बॉर्डर पर अवस्थापना के काम करे। ये सारे विवाद तब से ज्यादा शुरू हुए जब पुष्पदहल कमल प्रचंड
नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नेपाल का एक नया नक्शा पेश किया और उत्तराखंड को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया, जिस पर उस समय काफी विवाद हुआ। जैसे काला पानी और लिम्पियाधुरा के उस तरफ नेपाल है, उसी तरह लिपुलेख दर्रे से आगे तिब्बत शुरू हो जाता है। इस वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है और आजकल नेपाल और चीन की दोस्ती किसी से छिपी भी नहीं है। वैसे भी यदि लिपुलेख का रास्ता तैयार हो जाता है तो मानसरोवर यात्रा 1 महीने के बजाय 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। अभी तक ब्यास और कुटी वैली के साथ ही धारचूला के लोग तिब्बत में खुला व्यापार करते हैं और केवल आधार कार्ड दिखाकर आते जाते रहे हैं। नेपाल में तो आने जाने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सरहद पर इस तनाव के चलते यह व्यवस्था फिलहाल बंद है। नेपाल तो हमारा बेटी बहू का रिश्ता वाला देश है, तो इससे नेपाल ऐसे रिश्ता नहीं, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जैसे चाइना और इंडिया का युद्ध के बारे में तो सुनाई दे रहा है कि और नेपाल भी अलग से वो कर रहा है, और इसके बाद जो चाइना इंडिया का व्यापार चलता था वो थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया। यात्री चलना भी बंद हो गया, थोड़ा हमारा छोटा मोटा थोड़ा होटल चल रहा था वो भी बंद हो ठप हो गया, ऐसी है। उसको देखते हुए अभी जैसे चाइना हमारा पूरा बॉर्डर बंद हो गया, हम लोग यहाँ गुदी गांव के निवासी मतलब है अभी, तो यहाँ हमारा खुद व्यापार चलता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चाइना में। तो कहने पे जो चाइना के दबाव में चल रहा है, जो भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है, वो काफ़ी उत्तेजनीय सोचनीय विषय है। इसमें मतलब नेपाल को जहाँ तक है भारत के साथ अपने संबंध बरकरार रखने चाहिए। इस समय नेपाल, चीन और भारत की सरहद पर बेहद तनाव है और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों का नुकसान व्यापार पर भी पड़ता है। जहां हम खड़े हैं तो उससे थोड़ा आगे जाकर व्यास घाटी शुरू होती है। व्यास घाटी में एक कीड़ाजड़ी नाम की औषधि पाई जाती है और वहां के लोकल लोग उसकी खेतीबाड़ी करते हैं, और खेतीबाड़ी करने के बाद कीड़ाजड़ी बहुत महंगी एक जड़ी बूटी होती है जो जिसको चाइना वाया नेपाल आकर भारत से खरीदता है। तो चीन इस पूरी जो व्यापार है वो उससे पूरी तरह वंचित रह गया है, और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो जड़ी बूटी इस बार बीननी थी, उसकी खेती करनी थी, लोग उसको बीनने भी नहीं जा पाए चूँकि सरहद पर तनाव है। एक बड़ा नुकसान चीन को ये हुआ, और दूसरा व्यापार का नुकसान हुआ चूँकि बीड़ी, माचिस, तंबाकू, गुड़ ऐसी तमाम आवश्यक वस्तुओं के लिए पूरा तिब्बत इस क्षेत्र पर, व्यास घाटी और मुनस्यारी, धारचूला, इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार तनाव होने की वजह से लोग नहीं जा पाए, पहले कोरोना और फिर सरहद का तनाव, तो ये नहीं जा पाए। एक बड़े व्यापार को चोट लगी, और दूसरी तरफ वहाँ से आने वाले बहुत ही गर्म कपड़े, जैकेट और तमाम वो चीज़ें जो यहाँ के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो यहाँ नहीं बनती है और जिसका तिब्बत को और चाइना को भी फ़ायदा होता है। तो ये जो एक खुला व्यापार था दोनों देशों के बीच, जिसमें बिना पासपोर्ट के लोग व्यापारी आते और जाते थे, आवागमन करते थे, इस तनाव के कारण वो बंद हो गया। हालांकि नेपाल भी हकीकत जानता है, उसे पता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बहराइच जैसे जिलों के रास्ते से ही पूरे नेपाल के लिए राशन की आपूर्ति होती है, जो कि चीन से संभव नहीं हो सकते। सीमा विवाद की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी। चीन कितना भी उकसाए, लेकिन नेपाल को ये समझना होगा कि उसकी हैसियत कितनी है। उसके फौजी अफसर भारत में तैयार होते हैं। पश्चिमी नेपाल में बिजली की आपूर्ति भारत से होती है, और वहाँ का जो व्यापार है वो पिथौरागढ़ के धारचूला से चलता है। इतना ही नहीं, वहाँ गैस सिलेंडर 1-2,500 रुपये का मिलता है, यहाँ से 800 रुपये में लेकर जाते हैं। वहाँ 400 रुपये किलो चीनी मिलती है, यहाँ 40 रुपये किलो मिलती है। वहाँ 100 रुपये किलो आटा मिलता है, यहाँ 50 रुपये किलो आटा मिलता है। इसी तरह से इतनी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की है, जिनकी कीमत नेपाल में भारत के मुकाबले 10-10 गुना ज़्यादा है। आज भारत के लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इतनी महंगाई में वहाँ भूखमरी का संकट आ गया है, और जितनी महंगाई नेपाल में इस बंद होने से बढ़ गई है, या भारत के साथ टसल बढ़ने से बढ़ गई है, सीमा विवाद की वजह से बढ़ गई है, उससे वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज ही झूला पुल से जब लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर भेजा गया, तो उसके बाद कुछ यहाँ के लोग अपने परिचितों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए राशन भेजना चाहते थे, लेकिन नेपाल की जो बॉर्डर पुलिस थी, उन्होंने धारचूला के एसडीएम को इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया।
फिलहाल वहाँ की आवाम तो चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते रहें, लेकिन चाइना का दबाव इतना है कि नेपाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तमाम चौकियाँ और आर्मी कैंप बनाने के बावजूद उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को ललकार सके। उसके पास अपना खाने का, बिजली का, तमाम चीज़ें नहीं हैं। आज के विषय पर बस इतना ही, और अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगा किसी खास मुद्दे के साथ अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ। ABP गंगा के लिए नेपाल बॉर्डर से अजीत सिंह राठी।